फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके आम जीवन में जितने भी आराम की चीज़ें हैं, जिन कामों को आप काफ़ी जो है कठिनता से, बहुत परिश्रम से करते थे, आपके काम को आसान बना दिया इसी फिजिक्स ने। जैसे हम सुबह सो करके उठते हैं तो अपने आँखों से जिन जिन चीज़ों को अपने सामने देखते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें जो हमारे काम को बिल्कुल सुगम कर दिया, वो सारे फिजिक्स के ही साइंटिस्ट की देन है। जैसे आप सुबह सो करके उठोगे तो सबसे पहले स्विच ऑन करोगे कि भैया उजाला हो जाए, तो क्या वही बल्ब है? बल्ब किसने बना के दिया? आज जब तक बल्ब का खोज नहीं हुआ था तब तक वही ढिबरी लीजिए, उसमें मिट्टी तेल भरिए, कपड़ा डुबाइए, माचिस जलाइए, अंधेरे में हाथों जल गया जल्दी जल्दी में। उसी तरह से महिलाओं के लिए अगर बात करिए तो सुबह उठ करके भाई अब मसाला पीसना है, आटा गूंदना है, रोटी बनाना है। अब मसाला पीसने के लिए भाई अब सील बट्टा है ना, ये सब की ज़रूरत पड़ती थी और कितना मेहनत लगता था। उनके काम को भी आसान बना दिया मिक्सी बना के ना। गर्मी लगा तो पहले जब पंखे का खोज नहीं हुआ था तो एक आदमी बगल में खड़े होकर के पंखा हाँकता था। भाई अब जो जिनके पास पैसा है कि चेला चपाटी रखते थे तो पंखा हाँकता था, नहीं तो खुद एक हाथ से पंखा हाँके अपना काम करिए, है कि नहीं। तो उनके काम को आसान बना दिया जो है पंखा बना करके। फिर कपड़ा धोने की बात आई तो सुबह सुबह उठ करके आपसे में लड़ाई हो, भाई अपना कपड़ा तो बड़ा मुश्किल से लोग धोएं, और उसके बाद जो है परिवार, वो चादर है तो फिर रजाई का खोल है, तब तरह तरह के बड़े बड़े कपड़े हैं, उनको कौन धोएगा। तो उसमें जो है टर्न बनता था कि भैया इस हफ्ते इनका टर्न है तो अगले हफ्ते उनका टर्न है कि नहीं। और उसमें भी लड़ाई होती थी, जो मेरा तबीयत ख़राब है हम नहीं धोएंगे, भैया तुम धो लो, ऐसा ना तब हम अलगे जाके रह, हमके घर में रही के नहीं हो, हमसे खाली कपड़ा धोआओ तुम। तो ये सब चीज़ों को लेकर के फिर क्या बन गया, वॉशिंग मशीन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आप जो अपने आम जीवन में देखते हो जो कि आपके काम को बहुत आसान बना दिया, वो सारी चीज़ों को जो है, चाहे वो डॉक्टर का सामान हो, चाहे एक घरेलू व्यक्ति का सामान हो, चाहे एक किसी फैक्ट्री में काम करने वाले का हो, हर व्यक्ति के काम को आसान बना दिया फिजिक्स के साइंटिस्ट ने। मतलब फिजिक्स के साइंटिस्ट अपना खोज करते थे और उसी खोज पर आधारित जो है उपकरण बना दिया जाता था, और वो उपकरण जो है आम जीवन में लोगों के काम को आसान बनाने में यूज होता था। तो अभी जो आप फिजिक्स सेकेंड पढ़ रहे हैं, आप 12th में जो पढ़ रहे हैं, इसमें वही सारी चीज़ें आप देखोगे एक के बाद एक कैसे इन्वेंशन हुआ आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा कि भैया दो वस्तुओं को आपस में रगड़िए तो उन पर आवेश आ जाता है। फिर पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। उसके लिए कूलाम ने अपना नियम दिया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब प्रैक्टिकली लोग देखते गए, देख करके उसका खोज होता गया कि क्या इसका कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है, और वो सारी चीज़ें वैज्ञानिक एक्सप्लेन करते चले गए, है ना। तो अब हम लोग अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, वो जो चार्ज रेस्ट में थे, विरामावस्था में थे, उनकी हम लोग बात कर रहे थे। अब जो हम लोगों की चर्चा होगी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। देखिए शुरू में ये माना जाता था ना, जैसे चुंबक वगैरह का खोज के बारे में आप जानते होंगे, चुंबक का खोज कहाँ से हुआ था? एक मैग्नीशिया नामक शहर था। क्या था? तो मैग्नीशिया नामक शहर में क्या था कि जो भेड़ चराने वाले व्यक्ति होते थे, वो सब जब भेड़ चराने जाते थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम महसूस होता था। मतलब आपको याद होगा पुराने ज़माने में, अब तो आजकल हम आधुनिक में जो है अच्छे अच्छे चप्पल, मॉडर्न स्टाइल के जूते ये सब आ रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपको याद होगा खड़ाउन टाइप का लोग बनाते थे, लकड़ी का होता था, उस पर चमड़े का एक ऐसे पट्टा लगा करके उसको कील्ड से ठोका जाता था। क्या जिसे ठोका जाता था? मतलब लोहे के कील से ठोका जाता था। और उसके बाद जो चरवाहे होते थे वो अपने हाथ में जो है एक डंडा लिए रहते थे। तो डंडे को अक्सर वो पटकते थे ज़मीन पर, तो डंडा का जो सिरा वो ज़मीन पर पटकते थे वो अक्सर फट जाता था। तो उससे बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, जैसे ये डंडा है तो उसके नीचे एक लोहे का एक कवर टाइप का लगा देते थे कि पटकने पर वो टूटे नहीं, फटे नहीं। तो अब पता चला कि चरवाहे जब जाते थे भेड़ों को चराने के लिए, तो उनको ऐसा महसूस होता था कि कभी उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमारा चप्पल जो है ज़मीन में कोई चीज़ है जो चिपक ले रहा है अपने आप से,
या फिर वो डंडा पटकते थे तो उसमें जो लोहा का जो लगा हुआ था वो लगता था कि जैसे चिपक जा रहा है। तो उन लोगों ने, आप जानते ही हैं कि जब कुछ नई तरह की चीज़ें होती हैं तो कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे यार हम वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि डंडवा पटकते हैं तो ये चिपकता है, तुमको भी ऐसा लगता है क्या? तो हाँ यार ऐसा तो लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग का चप्पल भी चिपक जाता है। तो ये बातें जो है एक से दूसरे में होते होते एक मुद्दा बन गया कि अरे यार वो इस जगह पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये इस तरह की घटना होती है कि जैसे हमारा लोहे का जिधर वो कवर लगा हुआ उसको पटकते हैं, इसे लगता है कि ज़मीन में कोई चीज़ है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है या चिपक ले रहा है। जो हम चप्पल पहने हुए हैं उसको जैसे लगता है कोई चीज़ खींच रहा है, उसको चिपक लेता है अपने में। तो ये सब बातें होते होते जब साइंटिस्ट तक पहुँची, तो साइंटिस्ट तो आप हमेशा जानते हैं कि कोई नया चीज़ खोजते ही, कोई मुद्दा मिले चलें भाई देखें क्या कुछ नया मिलने वाला है क्या। तो वो लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर के वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हाँ भाई वहाँ पर जब वहाँ जहाँ पर ये लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे वहाँ के मिट्टी को खोदा उन लोगों ने, फिर उसका जो है टेस्ट वगैरह किया तो देखा कि उसमें रियल में लोहे का एक ऑक्साइड है Fe3O4, जिसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट, चूँकि मैग्नीशिया नामक शहर में मिला था तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। और उसमें ये गुण जरूर देखा गया कि उसके समीप जब लोहे के टुकड़ों को लाया जाता है तो वो उसको आकर्षित करता है। ठीक है, तो चूंकि इसकी खोज कहाँ हुई? मैग्नीशिया नामक शहर में, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चुंबक की खोज हुई। अब जब चुंबक की खोज हुई तो उसके बाद जो है फिर इसके गुणों को जांचा गया। तो गुणों को जांचने में क्या क्या चुंबक के बारे में पता चला कि जब किसी चुंबक के समीप हम किसी वस्तु को लाते हैं, लोहे को लाते हैं, लोहे के टुकड़े को लाते हैं, तो चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी चुंबक को बनाते हैं लैब में या फिर चुंबक हमारे प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है, तो उस पर नॉर्थ साउथ लिखा नहीं होता है। नॉर्थ और साउथ तो मनुष्य द्वारा दिया गया नाम है। मतलब हमने किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तो जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरा उधर लिख दिया N नॉर्थ, जो साउथ की तरफ ठहरा उसको नाम दे दिया S, है ना। तो उत्तर की तरफ जो ठहरता उसको बोलते हैं उत्तर खोजी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। जो दक्षिण की तरफ ठहरा उसको दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण खोजी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, तो चुंबक की दूसरी बात ये पता चली। पहली बात क्या पता चली कि चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। जब किसी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तीसरा गुण क्या पता चला कि अगर हम किसी चुंबक के समीप किसी दूसरे चुंबक को लाएं तो दो चुंबकों के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब एक चुंबक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा, साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करेगा। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में, ये जैसे आवेशों में होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो ये सब चीज़ें चुंबक के बारे में पता चली। अब अगर हम किसी चुंबक को बीच में से तोड़ दें तो तोड़ने पर ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। चुंबक को आपने बीच में से तोड़ दिया, जो दो नए टुकड़े बनेंगे उसमें भी पूरा एक नॉर्थ और एक साउथ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब उसको भी स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो एक सिरा उत्तर की तरफ ठहरेगा, दूसरा सिरा। अभी इन सब पे भी चर्चा होगी। मतलब अभी तक तो आप केवल चुंबक के बारे में इतना जानते थे, अब चुंबक की पूरी कहानी आप जानेंगे कि चुंबक बनता कैसे है, कहाँ से ये गुण आया, वो सब भी आगे चैप्टर में हम लोगों के आता जाएगा। ठीक है, फिर ये चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण में ही क्यों ठहरता है। फिर आप अपने घरों में देखते होंगे, अगर कभी आप उत्तर दिशा में सिर करके सो जाइए तो घर के लोग मना करते हैं कि उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो वो अलग अलग तर्क देंगे, बोलेंगे कि भाई डेड बॉडी का सिर उधर करके रखा जाता है। या फिर कोई जो है आपको ये कहेगा कि फलाना कुछ धर्म से जोड़ करके कुछ कहानी सुना देगा कि भैया इस वजह से ऐसा होता है। जैसे हम लोग उत्तर की तरफ सिर करके सोते थे तो माता जी जो है डांटे है उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो हम लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो कहती थी कि तुम नहीं पता है, आओ बेटो कहानी सुनाते हैं।
तो कहानी क्या सुनाती थी कि भाई वो आपको याद होगा शिव पार्वती वाली घटना, कि एक बार जो है शंकर जी जो है बड़ा नाराज़ हुए, तो उन्होंने क्या किया कि जो है गणेश जी एक बार उनसे कुछ जिद किए थे, अब उतनी कहानी हम आपको नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि शंकर जी ने ना गणेश जी का सर काट दिया। अब पार्वती जी जो है जब ये देखी कि मेरे बेटे का सर जो है इन्होंने काट दिया, तो बड़ा नाराज़ हुई, बोली कि भैया हमारे बच्चे को जिंदा करिए, नहीं तो पूरे दुनिया में हम प्रलय मचा देंगे, सबका विनाश कर देंगे। जो हम लोगों को कहानी सुनाया जाता था, समझिए आप उस चीज़ को। तो शंकर जी जो है बड़ा देखे कि अरे तो सही में पार्वती जी पूरा विनाश ही कर देंगी, तो भाई अब तो जिंदा करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपना त्रिशूल फेंका और कहा कि भैया जो जीव जंतु में से कोई भी जो उत्तर की तरफ सिर करके सो रहा हो उसका सर कट के इनको लग जाए। और वो पता चला वो हाथी उधर सिर करके सो रहा था, उसका सर कटा और आकर के जो है गणेश जी को लग गया। अब हम लोग जब ये कहानी सुने, अरे कहीं शंकर जी त्रिशूल ना फेंक दें, तो हम लोग जैसे ही उत्तर की तरफ लगाएं तकिया तो याद आ जाए कहानी, तो तकिया हटा के दूसरे साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए एक कहानी से जोड़ करके लोगों को डरा धमका करके कि नहीं भैया उत्तर की तरफ नहीं सोना चाहिए, एक बनाया गया। लेकिन हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है। एक्चुअली होता क्या था ना, देखिए हम लोगों के पुराने जो ऋषि मुनि थे या जो भी लोग थे, उनके पास नॉलेज बहुत था, लेकिन समस्या ये थी कि जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो भाई अगर आप गांव देहात में चले जाइए और वहाँ पर कोई अपने दादी हों या कोई बुजुर्ग महिला हों जो कि नहीं पढ़ी लिखी हैं, अब उनको जाके कहा जाए कि दादी देखा उत्तर की तरफ सिर करके ना सूतल जाला, तो पूछे काहे ना सूतल जाला, तो एक चुमकी क्षेत्र होला, उसे ये चुमकी क्षेत्र का होला। अब आप लगेंगे साइंटिफिकली समझाने तो उनको समझ में आएगा, लेकिन उसको अगर आप किसी धर्म से जोड़ करके या उनके आस्था से जोड़ करके कुछ अगर आप बता देंगे तो वो उसी डर के वो नहीं करेंगी ये काम। तो यही चीज़ हमारे पुराने ज़माने में होता था। देखिए आपके बड़े बुजुर्ग अगर किसी चीज़ को मना करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे ऐसा हो जाता है, तो वो धर्म से जोड़ करके बता रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि ये बता रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होगा। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उसको खोज करके निकालिए, और नहीं क्षमता है तो भाई उनकी बात मानिए, अगर मानने से आपका कोई नुकसान न हो रहा हो तो। समझ में आई बात? जैसे मकान वगैरह बनाया जाता है तो कहा जाता है कि यार मकान का मुंह या तो पूरब की तरफ खुलना चाहिए या उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, तो उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। आप जानते हो जितनी भी हवाएं हमारी चलती हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं या पश्चिम से पूरब की तरफ। तो अगर आप अपने मकान का पूरब और पश्चिम में अगर आप जो है मुंह खोलोगे वेंटिलेशन के लिए, तो जैसे ही आप खिड़की खोल दोगे दोनों साइड का, तो आपके घर से होकर के हवा बहुत तेज़ क्रॉस करेगी। और आप जानते हो सारी मतलब आप समझ लें कि सांस संबंधी, फेफड़े से संबंधित 80% बीमारियां जो होती हैं वो शुद्ध एयर न लेने की वजह से होती है। तो अगर आपके घर में अगर हवा का एकदम वेंटिलेशन होगा तो जितनी गंदी हवाएं हैं उस हवा के साथ बह करके निकल जाएंगी और आपको फ्रेश एयर मिलेगा। उत्तर की तरफ मकान का मुंह रखने का रीज़न क्या होता है? आप जानते हो कि सूर्य दोपहर के समय में सबसे तेज़ धूप जो है दक्षिण साइड से लगता है। तो भाई आप पता चला कि रूम के अंदर हैं और आप एकदम ठंडे जगह में हैं, सडनली किसी कारणवश आपको बाहर आना पड़ा, तो आप जैसे ही बाहर निकले तो आपके मकान का मुंह किधर था? दक्षिण में था। अब जैसे ही ठंडे से गर्म में आया, बॉडी तुरंत उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, आपको लू मार दिया। तो हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है। तो अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे जब चुंबक के बारे में पूरी कहानी हो जाएगी कि क्यों उत्तर की तरफ सिर करके हम लोग को नहीं सोना चाहिए और डेड बॉडी का सिर उत्तर की तरफ करके क्यों रखते हैं, ये सब के साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, तो वही बात है कि भाई जिन चीज़ों को साइंस ने समझा दिया वो साइंस की देन हो गई, और जिन चीज़ों को साइंस नहीं समझा पाया वो भगवान की देन, अल्लाह की देन हो गई। क्या न्यूटन से पहले लोग सेब नीचे गिरते नहीं देखते थे? देखते थे। तो अब हम लोग में 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको कि भैया कोई घटना किस वजह से हो रही है इससे कोई मतलब नहीं, खाने से मतलब है। सेब गिरा, अमरूद गिरा, उठाओ भगो बैठ के खाओ। क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, किसी के अंदर अगर जिज्ञासा आ भी गई कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं टंग जा रहा है या ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है,
तो वो अपने किसी सीनियर व्यक्ति से पूछा, अब उसको नहीं पता है तो अब वो सोचा कि अरे ये क्या पूछ रहा है, तुम यही सब बस फालतू का बात करो कि काहे गिर रहा है, काहे ऊपर जा रहा है, अपने काम से मतलब एक तबाका लगाएंगे वो दिमाग। अब हड़का दिए, बेचारा चुप हो गया। अच्छा, कुछ हड़काने वाले नहीं थे तो वो भैया धर्मे से जोड़ दिए, देखो बेटा भगवान अल्लाह की देन है इसीलिए वो नीचे आ रहा है, अगर उनकी देन ना होती तो ऊपरे खींच लिए होते वो। तो कहीं ना कहीं से जो है कहानी इस तरह से चलती रहती है। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो आप कुछ ना कुछ खोज देंगे, और आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आपके में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। भाई जानवर मेहनत केवल उसी समय करता है जब उसको भूख लगती है। वो चाहे किसी भी जानवर की बात कर लीजिए आप, चाहे वो घरेलू जानवर हो चाहे बाहरी जानवर, वो तभी उठ करके दौड़ लगाएगा जब उसको भूख लगेगी। भूख लगेगी तो अपने भूख को शांत करने के लिए खाना खोजेगा, और जैसे ही उसको भरपेट भोजन मिल जाएगा फिर वो कहीं जा कर के बैठ जाएगा। लेकिन आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपका काम केवल खा पी करके सोना नहीं है, आपको बहुत कुछ नए नए खोज करने हैं, और ऐसे भी काम करने हैं जो हमारे प्रकृति के बनने में सहायता करें, केवल प्रकृति का विनाश न करें, है ना। तो यही फ़र्क होना चाहिए एक आदमी में और एक जानवर में। और मनुष्य जीवन पाए हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज़रूर होनी चाहिए, जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण पता लगाया जाए, है कि नहीं। तो अब ये फिजिक्स सेकंड में अब जो हम लोगों का पार्ट शुरू हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्ट लेके देखिए। फिजिक्स को जब भी पढ़िए तो जानने के लिए पढ़िए, इसलिए नहीं कि भैया ये रट लें एग्जाम में आएगा एग्जाम में लिख देंगे, तब तो मज़ा नहीं है। फिजिक्स पढ़ने का आनंद तब है जब जानने की इच्छा हो कि यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पंखा बना तो कैसे बना, ट्यूबलाइट बना तो कैसे बना, मोटर बना तो कैसे बन गया, किसने खोज किया, कैसे किया, उनकी कहानियों को जानिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो आज जो हम लोगों का चर्चा होने वाला है ये एनसीईआरटी के अनुसार हम लोगों का 4th लेसन है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने अभी आपको थोड़ा सा जानकारी चुंबक का दिया। अब देखिए, शुरू में जानते हैं क्या था, शुरू में ये माना जाता था ना कि वैद्युत बल जो आवेशों के बीच लगता है और जो चुंबकीय बल है ये बिल्कुल सेपरेट राशियां हैं। मतलब ना तो हम विद्युत को चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही चुंबक को, मतलब इसको आइसोलेटेड माना जाता था, अलग अलग माना जाता था। लेकिन अभी आप देखोगे एक एक करके एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते चले गए और उसके बाद ये पता चला कि नहीं भैया, ये चुंबक और ये विद्युत अलग अलग नहीं है, एक को दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे 11th क्लास की कहानी याद करिए, कार्य और ऊष्मा। जब तक वैज्ञानिक जूल ने खोज नहीं किया था तब तक ये माना जाता था कि ऊर्जा, कार्य एक अलग भौतिक राशि है और ऊष्मा एक अलग भौतिक राशि है, एक को दूसरे में परिवर्तित। लेकिन वैज्ञानिक जूल ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि नहीं भैया, ऊष्मा को हम कार्य में भी बदल सकते हैं और कार्य को, और उनकी यही खोज जो है आज आधुनिक विज्ञान की जड़ बन गई। आप सोचिए कि जितने भी आप वाहन यूज कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो बाइक का यूज करते हो आप, चाहे ट्रक है, बस है, रेलगाड़ी है, चाहे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इन सब के अंदर कौन है जो वर्क कर रहा है? वही है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, जो कि जूल के इसी खोज की वजह से बन गया था। तो वैज्ञानिक खोज कर देते हैं और इंजीनियर उस पर मशीन बना करके दे देते हैं आम आदमी के फ़ायदे के लिए। तो उसी तरह से आप यहाँ भी आप देखोगे, आज जो आप घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी का आनंद ले रहे हो, अब ये यहीं से काम, यही प्रैक्टिकल से शुरू होगा। जो पहले माना जाता था कि भाई विद्युत और चुंबक अलग अलग ऊर्जाएं हैं, विद्युत ऊर्जा अलग है, चुंबकीय ऊर्जा, एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, उस पर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट आता है ओर्स्टेड का प्रयोग। किसका? ओर्स्टेड देखिए एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक प्रयोग किया। देखिए प्रयोग क्या था, एक वायर ले लिया,
और इस वायर को इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दी और साथ में एक कुंजी से जोड़ दिया। ठीक है, अभी मान लीजिए कुंजी ऑफ है। इसके पास इन्होंने क्या किया कि एक जो है चुंबकीय सुई रख दी। क्या रख दिया? ये चुंबक जो आप जानते हो, सेम वही चुंबक होता है ये। जैसे हम लोग एक कल्पना करते थे ना विद्युत क्षेत्र वाले में, टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश एक इतना छोटा आवेश कि उसको किसी दूसरे आवेश के समीप रख दीजिए तो दूसरा आवेश इस पे हल्का सा भी अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा दे तो ये अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। लेकिन ये स्वयं इतना छोटा होता है कि इसकी वजह से दूसरे वाले पर कोई प्रभाव, सेम उसी तरह से चुंबकीय सुई बनाया गया। ये एक इतना छोटा और इतना हल्का चुंबक होता है कि किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने इसको रखा, अगर हल्का सा भी इस पर बल लगा, चुंबकीय बल, तो ये घूम जाएगा, ये रोटेट करता है। और अगर, लेकिन ये खुद इतना छोटा है कि ये इसके अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरे चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मार्केट में मिल जाता है, इसका लोग यूज करते हैं। जैसे एक शहर से दूसरे शहर में अगर आप जा रहे हो और कभी डायरेक्शन आपको देखना हो कि भैया हम नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके लिए ये लोग यूज करते हैं। तो इसका जिधर हेड होता है ये नॉर्थ को दिखाता है और जिधर टेल होता है वो इसके साउथ को दिखाता है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था बनाया ओरस्टेड ने। देखिए ये चीज़ टेबल पर रखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर होगा, क्षैतिज मेज पर, वहाँ पर ये रखा हुआ है पूरा अरेंजमेंट। मतलब आप ये मत समझिएगा कि हवा में है, नहीं तो सब तो नीचे गिर जाएगा ना। ये टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल। अब क्या किया गया, जैसे ही इस कुंजी को ऑन किया गया, जैसे ही इस कुंजी को ऑन किया तो इसमें क्या हुआ, इस तार में वैद्युत धारा बहने लगी। जैसे ही तार में वैद्युत धारा बहने लगी, ये जो सुई था ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, इसमें विक्षेप आ गया। इस बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दिया, इधर माइनस था तो ये माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया। तो पहले विक्षेप अगर दाहिनी तरफ आ रहा था तो अब ये विक्षेप बाईं तरफ हो गया। और धारा को बंद कर दिया तो ये सुई जैसे थी प्रारंभिक अवस्था में वैसे ही आ गई। इससे क्या समझ में आया कि जब किसी, अब देखिए ये चुंबकीय सुई एक ही शर्त पे रिफ्लेक्ट होगी, एक ही शर्त पे घूमेगी, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। तो इससे ये पता चला ना कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब धारा बहने का मतलब क्या, धारा बहने का ये मतलब हो गया कि चालक के भीतर आवेश गति करने लगे। क्या करने लगे? और आवेश गति करने लगा तो उसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब गतिमान आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। कहानी समझ में आई? तो इस तरह से ये पता चला कि भैया विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण चुंबकीय ऊर्जा में होता है। ये अलग अलग भौतिक राशियां नहीं हैं। अब इसके बाद हमारे वैज्ञानिक फैराडे आ गए कि भैया जब वैद्युत ऊर्जा बदल सकती है चुंबकीय ऊर्जा में, तो चुंबकीय ऊर्जा क्यों नहीं बदल सकती वैद्युत ऊर्जा में? और उनका वही सोच, अभी उस पर भी आगे हम लोग की चर्चा होगी डिटेल में, और उनकी वही सोच जो है जनरेटर का खोज करवा दी, डायनमो, एसी जनरेटर। देखिए कैसे कैसे दिमाग चल रहा है वैज्ञानिक का। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि वैद्युत ऊर्जा बदल सकती है चुंबकीय ऊर्जा में, और फैराडे के दिमाग में आया कि भैया जब वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकती है तो चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्यों नहीं बदल सकती। और उसके लिए हालांकि उनको बहुत प्रयोग करना पड़ा, लेकिन लास्ट में जब वो सक्सेसफुल हो गए तो पता चल गया कि हाँ चुंबकीय ऊर्जा को भी। और वही आज इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज हुआ, जनरेटर जब बना और विद्युत का उत्पादन होने लगा, तो उसी का आनंद आप घर में बैठे ले रहे हैं। ठीक है, तो उस पर तो अभी आगे डिटेल में चर्चा होगी। तो ये आप ओरस्टेड का प्रयोग समझ गए कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे ये पता चलता है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब जो है जब ये पता चल गया कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो अब फ्रांस के दो वैज्ञानिक आ गए, बायो और सेवर्ट। कौन कौन आ गए?
जैसे याद होगा कि भाई सबसे पहले दो पदार्थों को आपस में रगड़ा गया तो ये पता चला उन पर आवेश आ गया, आवेश आ गया तो फिर आगे ये पता चला कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो अब वैज्ञानिक कूलाम आए और उन्होंने ये पता लगाया कि भैया ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो कूलाम का नियम आ गया। तो उसी तरह से जब ओर्स्टेड का प्रयोग हुआ तो फ्रांस के दो वैज्ञानिक आए और वो ये जानना चाहे कि अगर किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए उन दोनों लोगों ने प्रयोग किया। ये भी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आता है, बायो सेवर्ट नियम। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ये बायो अलग हैं और सेवर्ट अलग। बायो सेवर्ट, तो क्या इनका नियम था? बायो सेवर्ट ने क्या किया कि एक धारावाही चालक के छोटे से भाग के कारण, पूरे चालक के कारण नहीं, किसके कारण? एक छोटे से भाग के कारण एक छोटा सा भाग लिया जिसकी लंबाई मान लीजिए है dl, लंबाई कितनी है? बहुत छोटा सा भाग। इसमें मान लीजिए ये धारा बह रही है और धारा को मान लीजिए हमने I से दिखा दिया। तो इस छोटे से भाग से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है। कितनी दूरी पर? एक बिंदु है। इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस छोटे से भाग के कारण, इस देखिए ये छोटे भाग की लंबाई dl है, तो dl में अगर I से गुणा कर दीजिए तो I इंटू dl हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं धारा अवयव। क्या बोलते हैं? करेंट एलिमेंट। तो इस धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, इस चुंबकीय क्षेत्र को dB से दिखाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने बताया कि पहला कि इस चुंबकीय क्षेत्र का मान उस धारा अवयव में बहने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस धारा अवयव की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अवयव और धारा अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चौथा, ये हाँ साइन थीटा, ज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन। फिर से सुन लीजिए, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अवयव और धारा अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो ये dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन चारों नियमों को मिला दीजिए। इसको अगर आप मिला दोगे तो ये dB प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो है इसी को बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। क्या बोलते हैं? बायो सेवर्ट का नियम। और अब ये जो समानुपात आप यहाँ से हटाओगे तो एक नियतांक आएगा। तो अगर हमारा चालक तार निर्वात या वायु में है, चालक तार कहाँ है, तो उस केस में ये dB का मान हो जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जैसे कूलाम के नियम में आता है ना, यहाँ के एक कांस्टेंट, तो उसकी जगह वहाँ आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर म्यू नॉट जो है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता।
क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये फार्मूला जो है ये किसके लिए हो गया कि जब हमारा चालक तार निर्वात या वायु में होगा तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका वेक्टर रूप भी आता है। वेक्टर रूप इसका ये है, देखिए वेक्टर डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। भाई वो कहानी जरा सा याद करिए आप 11th क्लास वाली कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू होता है ना, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस समतल में है उसके लंब दिशा में एकांक सदिश। तो वैसे ही देखिए ये हो गया वेक्टर आर, ये क्या हो गया, और ये रहा आपका वेक्टर डी एल इस दिशा में। तो ये वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर निकालिए, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर। तो इसके लंबवत तल में ये वेक्टर डी बी का डायरेक्शन होगा। इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए भी अभी आपको नियम वगैरह सब बताए जाएंगे। तो ओस्टेट का प्रयोग आप समझ गए, बायो सेवर्ट का नियम भी आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है, अब ये तो देख ही रहे हैं कि इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र भी निकल जाएगा, एम एल टी पावर -2 और ए पावर -2। ठीक है, तो ये जब ये बायो सेवर्ट का नियम आ गया तो अब बायो सेवर्ट नियम की कूलाम के नियम से तुलना की गई कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या विसमानता है। तो समानता में अगर आप बात करिए तो देखिए जब आप तुलना करेंगे तो बल पे मत करिएगा, ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, तो वहाँ पर बात होगी वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र जब आप लिखोगे तो वहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। तो जैसे यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट लिया गया तो यहाँ पर छोटा सा आवेश लीजिए और दोनों की समानता बताइए कि भैया कूलाम का नियम जो है एक छोटे से आवेश, एक अल्प आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान बताता है। तो फिर अब बायो सेवर्ट का नियम क्या करता है, ये जो है किसी धारावाही चालक के किसी छोटे से धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। ठीक, दूसरा, इस वैद्युत क्षेत्र का मान उस अल्प आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, इस वैद्युत क्षेत्र का मान आवेश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर भी इस चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सब तो समानताएं हो गई। अब असमानता क्या है, तो असमानता में क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र का मान अगर आप ध्यान से देखें तो उस चालक की केवल दूरी पर निर्भर करता है, कोणीय स्थिति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इस बिंदु को उसी तल में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखते जाएं, कोण बदलता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बदलता जाएगा ना। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसकी दिशा या तो चालक की तरफ, मतलब आवेश की तरफ होता है या आवेश से दूर होता है। जैसे धन आवेश अगर है तो प्रतिकर्षण, ऋण आवेश है तो आकर्षण। लेकिन जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा धारा अवयव और धारा अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाले वेक्टर के तल के लंबवत होता है। तो इसमें समानताएं और कुछ विसमानताएं भी मिली हम लोगों को कूलाम के नियम और बायो सेवर्ट नियम में। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब जो इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हैं, अब इसमें आगे हम लोग को जैसे फार्मूले वगैरह डिराइव करने होंगे तो उस पर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे और आज कुछ न्यूमेरिकल लगा लिया जाए।